आज हम जो है आप लोगों को नाजीवाद और हिटलर के उदय नामक पाठ के अगले भाग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसर विलियम जो जर्मनी का राजा था वह आप गद्दी छोड़कर भाग गया। तो वाइमर साम्राज्य की स्थापना हुई और वाइमर सरकार ने जो है युद्ध विराम किया और युद्ध के बाद उसका शासन जर्मनी में शुरू हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों में महामंदी का दौर आया और उस महामंदी के कारण जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। 1929 से 1932 ईस्वी तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय में काफ़ी गिरावट आई। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, निर्यात गिरता चला गया, किसानों की हालत खराब हो गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा। जर्मन अर्थव्यवस्था इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव यहाँ देखने को मिला। जर्मनी में मंदी के कारण जो है वहाँ पे मजदूर बेरोजगार हो गए, उनके वेतन बहुत गिर चुके थे, उनकी संख्या 60 लाख के ऊपर पहुँच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोगों की बड़ी संख्या दिखाई देती थी जो अपने गलों में तकियों को टांग कर जो है टहल रहे थे। उस पर लिखा हुआ था कि मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ। युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगे तथा आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होने लगी। वाइमर गणराज्य की अस्थिरता, वाइमर गणराज्य राजनीतिक स्तर पर संकटमय दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण गणराज्य में अस्थिरता और तानाशाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि इसमें एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रकार की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग असंभव था, जिसके कारण सदैव गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। इस अध्यादेश के माध्यम से शासन संचालन का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा। इसकी औसत अवधि 239 दिन थी। उस समय अनुच्छेद 48 का दुरुपयोग किया गया, लेकिन इसके उपचारों के पश्चात ही संकट दूर नहीं हो पाया और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के लोग का विश्वास कम होने लगा, क्योंकि वह इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह से वाइमर गणराज्य ने जो है जो जर्मनी में शासन का वागडोर संभाला, तो जो आर्थिक गतिविधियाँ थी, जो आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसमें तेजी से गिरावट आई और विश्व की महामंदी का प्रभाव जो है उस गणराज्य उस शासन व्यवस्था पर भी पड़ा, जिसके कारण जो है उसकी अर्थव्यवस्था जर्मनी की और कमजोर हो गई और वहाँ पे वो बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी और जिसके कारण जो है वहाँ पर आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी और आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के कारण जो है वहाँ पे शासन अस्थिर हो गया। इसके बाद फिर हिटलर का उदय होता है। हिटलर, जैसे आप लोग जानते हैं कि हिटलर जो है वह जर्मनी की सेना में सिपाही के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में वह कार्य किया था, लेकिन उसने जो है 1919 में एक
पार्टी का गठन किया जिसका नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको संक्षेप में नाजी कहा जाता है। उसने जो है अपने उस संगठन को धीरे धीरे जो है तेजी से बढ़ाना शुरू किया और राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, उसके बाद उसने जो है राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी जो है उसकी स्थापना की। और इसके बाद इस पार्टी के बाद नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है, मैंने उसका जो है नाम नाजी या नाजी रखा गया। और हिटलर इस दल के नेता मैंने उसका जो है सर्वोसर्वा बन गया। हिटलर गणतंत्र विरोधी था। वह 1923 ईस्वी में लुडेनबार्ग के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप हिटलर को गिरफ्तार करके उसको देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। और जेल से उसने एक किताब लिखी जिसका नाम मेरा संघर्ष माई कैफ था। और उसको जब यह किताब जब प्रकाशित हुई तो जनमानस में जो है यह किताब का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और उसके हिटलर के नाजी पार्टी के कार्यक्रमों, उसके भाषणों और विशाल प्रदर्शनों एवं जन सभाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। और पार्टी के लाल रंग का झंडा जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था जगह जगह लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की शाखाएं पूरी जर्मनी में खुल गई। नाजियों द्वारा हिटलर को मसीहा एवं रक्षक बताया गया जो लोगों के दुखों को समाप्त कर देगा। हिटलर को भूतपूर्व सैनिक, पदाधिकारियों, साधारण जनता, जर्मन देशभक्तों, उद्योगपतियों का भी सहयोग मिलता चला गया। इसके बावजूद 1930 ईस्वी को हिटलर का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। और इतना ही नहीं, गणतंत्रवादियों के प्रयासों से 1925 में लोकानो समझौते के अनुसार जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो गई। और 1928 ईस्वी में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए चुनाव में मात्र 2.6% वोट मिले थे। लेकिन सन 1929 को आर्थिक मंदी के दौरान नाजी पार्टी का प्रभाव बढ़ता गया। हिटलर ने उत्साहित होकर 1932 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और जिसमें उसकी हार हुई, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। हिटलर द्वारा किए गए वादे, उसने देखिए क्या क्या वादे किए अपने देशवासियों से। उसने बेरोजगारों को रोजगार एवं नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का भी वादा किया। साथ ही हिटलर ने यह भी आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और सभी विदेशी साजिशों का जवाब देगा। हिटलर ने वादा किया कि वह शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेगा तथा वर्साय की संधि के द्वारा जो जर्मनी को जो अपमान मिली है उसका हम बदला लेंगे। और लोकतंत्र का भी उसने क्या किया, विध्वंस कर दिया। 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का प्रस्ताव दिया और यह मंत्रिमंडल की सबसे शक्तिशाली पद था। चांसलर बनते उसने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और गणतंत्र के समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। और संसद के लिए चुनाव इस प्रकार कराए गए कि सिर्फ नाजी दल के लोग ही जीत सके। इस संसद का नाम सिटी राइख रखा गया। फरवरी 1933 में संसद भवन में आग लगने के पश्चात समस्त नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कम्युनिस्टों तथा नाजी विरोधियों का सफाया कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को एक कानून विशेषाधिकार अधिनियम जो है बनाकर हिटलर को अध्यादेश के द्वारा शासन करने का अधिकार दिया गया। इसका लाभ उठाकर हिटलर ने नाजी पार्टी के अलावा अन्य सभी श्रमिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिए और गेस्टापो और अन्य विशिष्ट पुलिस टुकड़ियों द्वारा नाजी पार्टी के विरोधियों
पर आतंक का राज स्थापित किया गया। प्रकाशन, संगठन और भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह से जर्मन संसद द्वारा रहस्यमयी अग्निकांड ने हिटलर की मुश्किलों को और आसान कर दिया। उल्लेखनीय है कि फायर डिक्की आज्ञाध्यादेश जो 28 फरवरी 1935 को जारी हुआ था के माध्यम से बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। कम्युनिस्ट को सदैव हिटलर की से सत्ता थी और सभा करने की आज़ादी जैसी नागरिक अधिकारों को निलंबित किए जाने के उपरांत हिटलर ने कम्युनिस्टों को निशाना बनाया और इससे अधिकतर को कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। और कंसंट्रेशन कैंप ऐसे स्थान होते थे जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। नाज़ियों ने केवल कम्युनिस्टों को निष्कासित ही नहीं किया, बल्कि नाज़ी शासन ने 52 वर्ग के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। कम्युनिस्टों पर 32 वर्ग के लोगों में से एक थे जिन्हें 52 में से एक थे जिन्हें नाज़ियों ने अपना निशाना बनाया था। नाज़ियों के अनुसार समाज को नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया और हरी वर्दीधारी पुलिस जो पहले से ही स्ट्राम ट्रूपर्स के अतिरिक्त गेस्टापो, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। इस नवगठित सेवाओं को असंवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसके कारण इसके हिस्सों से राज्य को एक आपराधिक छवि मिली और अतः सेना को सर्वोच्च बना दिया गया। गेस्टापो के यातना गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त वे दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे। किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के गिरफ्तार या देश निकाला किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरपेक्ष और निरंकुश शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया और 1934 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जर्मन संसद ने एक कानून पारित किया जिसके अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु के पश्चात नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना था, वरन राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री के साथ मिला दिया जाना था। इस प्रावधान का सहारा लेकर हिटलर ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चांसलर दोनों पदों पर को मिलाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस तरह जर्मनी में हिटलर के अधीन सर्वाधिकारी राज्य की स्थापना हुई और यह देश का नेता बन गया और एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया तथा जर्मनी का भाग्य विधाता बना रहा। तो इस तरह से जर्मनी में हिटलर जो है उसका जो है पदार्पण होते हैं, वह उसने जो है एक सेना माने सत्ता पलट करने का, तख्ता पलट करने का उसने 1923 में जो है 1923 में षड्यंत्र रखा था और उस षड्यंत्र के तहत जो है उसको जो है गिरफ्तार किया गया। जो उसका षड्यंत्र सफल रहा और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद उसने एक संघर्ष माने उसमें भाई संघर्ष, मेरा संघर्ष भाई पैफ नामक एक किताब थी जिसमें उसने यह स्पष्ट कर दिया कि जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के क्या क्या कारण थे और जर्मनी के हारने के कारण या उसके विचारों से लोग प्रभावित हुए और वह जो है उसके विचारों से इतने लोग प्रभावित हुए कि धीरे धीरे वह है कि उसकी जो पार्टी थी वह चुनाव में सफलता प्राप्त की और वह धीरे धीरे वह सत्ता में स्थापित हो गया। तो उसने फिर जर्मनी का जो है क्या आर्थिक पुनर्निर्माण किया। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो वहाँ के प्रमुख जो है अर्थशास्त्री थे उनको जिम्मेदारी सौंपी। शासन ने अपने पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा 100% उत्पादन
और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया। हिटलर ने कृषि के सुधार लाने एवं योजनाबद्ध रूप से जर्मनी की आर्थिक विकास करने का निश्चय किया। हालांकि सभी आर्थिक सुधार राष्ट्रीय नियंत्रण में किए गए। कृषि के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया। इसमें जर्मनी खाद्यान्न उत्पादन में जल्द ही आत्मनिर्भर हो गया। इसके अनाज के अभाव की समस्या दूर हो गई। उद्योगों के विकास के लिए चतुर्वर्षीय योजना सन 1936 में लागू की गई। इसका उद्देश्य अपने देश में ही समस्त वस्तुओं का निर्माण करना, जिससे विदेशी आयात को समाप्त किया जा सके। इसके पश्चात स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और निर्माण में वृद्धि हुई। इससे अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, सेना की आवश्यकता की वस्तुओं एवं उसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि हिटलर जानता था कि उसे जल्द ही एक लंबा युद्ध लड़ना है और उसने आम जनता के लिए वाक्वेगन मोटर गाड़ी बनाई। यह हजारों मील लंबी सड़कों का निर्माण करवाया और व्यापार संबंधी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जिससे विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ। निर्यात को बढ़ावा दिया गया, आयात को नियंत्रित किया गया और श्रमिकों को और अन्य सुविधाएं दी गई। उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति एवं बेरोजगारी में कमी हुई। इस प्रकार हिटलर इन कार्यों से जर्मनी में फिर आर्थिक प्रगति को उसने तेजी से आगे बढ़ाया, जिससे जर्मनी एक सुदृढ़ और संपन्न राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित किया। इसके अगले भाग को हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे।